सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वीपी सक्सेना जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और सेमेस्टर 6 कर चुके हैं। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निधु जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रद्धा जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। इसके अलावा हमारे सामने और भी 3-4 लोग और ऐड हुए हैं, उनका भी स्वागत है। मुझे लगता है शायद प्रतिभा रॉय भी उपस्थित हैं, शायद उनका स्वागत है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे चाइनीज और चाइनीज स्टेटाइज 6 और सेमेस्टर 4 का था। अब हम लोग जो है बीएचबी में सेमेस्टर 3 के चैप्टर पर हम लोग विचार करेंगे। वो बीएचबी का सेमेस्टर 3 का चैप्टर है, चैप्टर 11 लोकोमोटर सिस्टम, ब्रेन से संबंध में है। हम लोग इसकी चर्चा लगातार कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी खत्म हो, लेकिन वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग उस पर विचार करते जा रहे हैं, ताकि वो जो है आप लोगों को बड़ा चैप्टर है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, और सब तो इसको समझना, ये अब आगे चल के जो भी आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ब्रेन को लगातार पढ़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। ये माना जा रहा है कि लगभग 60% बीमारियां ब्रेन की हैं, और वो किसी नर्वस सिस्टम की समस्याएं हैं जिनसे शरीर प्रभावित रहता है। तो इसलिए नर्वस सिस्टम को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वात पित्त कफ में, वात 80% बीमारियां वात की होती हैं, 40% पित्त की होती हैं और 20% कफ की होती है। वैसे ही आप मानिए कि 60% जो है हमारा नर्वस सिस्टम से प्रभावित रहता है। हम लोग उसको जाने या न जाने, कभी कभी हम लोग समझ पाते हैं, कभी हम लोग नहीं पाते। तो हम लोगों ने मेडुला पढ़ा था, हम लोगों ने पोन्स पढ़ा था, हम लोगों ने मिड ब्रेन पढ़ा था, और हम लोगों ने ये जाना था कि ये मिड ब्रेन जो है, ये ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट हैं। मेडुला सबसे नीचे है, उसके ऊपर पोन्स है, उसके ऊपर मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन इसलिए कहा गया था कि वो 4 ब्रेन माने जो सामने का भाग है ब्रेन का, और जो हिंड ब्रेन है उसके बीच का भाग है, इसलिए उसकी बीच में स्थिति होने के कारण उसको हम लोगों ने माना था, और उसको नॉमिनेशन जो दिया गया वो कहा गया मिड ब्रेन। इस पॉइंट पर हम लोग मिड ब्रेन तक आए थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेरेबेलम, सेरेबेलम पढ़ दिया था। सेरेबेलम को हम लोगों ने कहा था कि सेरेबेलम जो है ये पोन्स के दोनों ओर है। जैसे मिडला से ऊपर हम लोग जाते हैं तो वैसे ही पहले पोन्स मिलता है, तो पोन्स के दोनों तरफ आपका ये मिलता है, और ये तीनों से जुड़ा हुआ है।
और इस प्रकार जो है इसकी उपयोगिता जो है सेरेबेलम की ये थी कि ये बताता था कि शरीर में हमारा स्थान कहाँ पर है और शरीर में हमारी स्थिति क्या है। हम आंख बंद कर ले तो ही बता दें कि हमारा हाथ किधर है, हमारा पैर किधर है, हम खड़े हैं या बैठे हैं। ये सिचुएशन जो है उसके लिए थी। तो इसको हम लोगों ने ये पढ़ा था। इसके लिए एक शब्द बहुत बढ़िया यूज हुआ था, आप लोग बता सकेंगे कौन सा शब्द हुआ था? एक शब्द बहुत बढ़िया यूज हुआ था सर, बैलेंस करना, कंट्रोलर। हाँ, इसका ये क्या है, एक शब्दों में कह दिया गया था। कंट्रोलर सर। आप लोग याद करें शब्दों, उसमें कहा गया था चुंगी चौकी। चुंगी चौकी माने क्या होता है, आप बताइए व्यावहारिक जगत में। अब चुंगी चौकी देखा आप नहीं देखा? सर, टोल टैक्स पहले होता है, टोल टैक्स होता है। आने में भी टोल, जाने में भी टोल, यही होता है ना? यस सर। और किसी का जो बंद कर लीजिएगा, जो बात करके बंद कर लीजिएगा। तो आने और जाने के लिए, दोनों के लिए टोल, यानी कोई भी नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर कौन से नर्व जाएगी हमारी? नीचे से ऊपर कौन सी जाएगी? नीचे से ऊपर जा रही है सेंसरी। सेंसरी। और ऊपर से जो आएगी मोटर सर। मोटर। तो सेंसरी और मोटर दोनों जो है यहां पर चुंगी चौकी पे रुकेंगे, ठीक, और इंफॉर्मेशन देंगे, टैक्स के रूप में इंफॉर्मेशन देंगे। वो बताएंगे कि हम ये लेके सामान जा रहे हैं, या जैसे सामान लेके आता तो बताता था कि हम सामान लेके आ रहे हैं, या व्हीकल जाती है आजकल टोल टैक्स में, तो व्हीकल बताती है कि हम जा रहे हैं, तो वो उसके लिए पैसा देती है। वैसे ही ये टोल जो होते थे तो उसमें सामान क्या ले जा रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सामान है इसका, वो इंफॉर्मेशन को लेके जा बता रहा है कि हम इसको, इस देखिए यहाँ पे आइए, ये ठीक है, ये देखिए टोल। वो कहता था कि भाई नीचे से ऊपर जा रहा है कोई, ऊपर से नीचे आ रहा है, सब सूचना सबको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं। ऊपर वाला भी आएगा मोटर नर्व, तो ही बताएगी हम ये काम करने जा रहे हैं। फिर कोई बात उस ऑर्डर का मोटर नर्व ने बताया कि हम किसी को, हम कह रहे हैं कि नाक में मक्खी उड़ाने जा रहे हैं, लेकिन मक्खी तब तक उड़ गई तो भी वो सूचना उसको मिलना है कि हमने उसको मारा नहीं है बल्कि वो उड़ गई है, ये भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है। ये सेरेबेलम का काम है। इसलिए इसको जो तीन, अब ये तो हम लोग उसका एक नाम दिया कि हम लोगों ने कहा कि टैक्स बूथ, चुंगी चौकी। इसके बाद अब वो कैसे करता है, तो उस काम को, उसका जो, अब उसकी स्पेशली इसमें हमने पढ़ा था क्या है, परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे सेल्स। तो परकिंजे सेल्स ये अंदरूनी भाग में उनकी होती हैं, तो विशेष कोशिकाएं अंदर होती हैं, और इसमें जो एक्सॉन होता है वो बहुत कम होते हैं, एक्सॉन की संख्या शायद 1 ही 2 होती है। तो इसलिए जो इसमें होता क्या है कि वो सर्वो मैकेनिज्म, देखिए बहुत बढ़िया शब्द है, जो आवेग कोई प्राप्त होता है तो वो उसको निष्कर्ष जो भी होता है उससे निष्कर्ष से अवगत कराता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स माने नर्व, कौन सी नर्व, न्यूरॉन का कौन सा भाग, कॉर्टेक्स में कौन है, न्यूरॉन का कौन सा भाग रहेगा? न्यूक्लियस सर। न्यूक्लियस, वेरी गुड। न्यूक्लियस है, वो ग्रे मैटर कहलाएगा, ठीक, न्यूक्लियस होगा वो ग्रे मैटर कहलाएगा, तो न्यूक्लियस। तो वही कह रहा है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम माने सेरेब्रम, सेरेब्रम का कॉर्टेक्स है। तो चूंकि सेरेब्रम ऊपर होता है, सामने की तरफ होता है, तो उसी में हमारे कॉर्टेक्स होता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जो सूचना अवगत होती है तो उससे ये मिलान करते हैं, इसलिए इसको सर्वो मैकेनिज्म कहा गया। अपने आप सब काम हो रहा है और सब मिलान होता रहता है ऑटोमेटिक। फिर दूसरा क्या होता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन वहां से ऊपर से नीचे आई और बहुत तेज आई, तो उसको ये इसको ये अधिकार होता है कि आप इसको थोड़ा धीमा कर दीजिए। जैसे टोल में क्या होता है, बहुत गाड़ी तेजी आई, तो अगर उन्होंने 50 मीटर पहले स्पीडोमीटर लगा दिया, तो क्या करते हैं वो स्पीड का कैमरा
तो स्पीड को चेक करने के लिए कैमरा लगा दिया, तो हर आदमी आएगा तो अपने उस स्पीड से 90 किलोमीटर से कम कर लेगा। ठीक वैसे ही इन्होंने कहा कि अगर कोई बहुत तेज स्पीड से आ रहा है और वो हमारा उससे टैली नहीं कर पा रहा हमारे, क्योंकि शरीर को तो इसी मालूम, सेरेब्रम को मालूम है, सेरेबेलम को मालूम है कि हमारा शरीर कहाँ पर है, खड़ा है, बैठा है, हमारा हाथ है, इधर है, बाएं दाएं है, तो उससे वो मिलान करता है कि भाई बहुत तेज आ रहा है तो उसको धीमा कर दिया। ठीक, तो ये आवश्यकता से अधिक प्रेरक आवेगों को मंद कर देता है। डैम्पिंग, आप जा रहे हैं, सामने दरवाजा है, अगर उसी स्पीड से जाएंगे दरवाजे से टकरा जाएंगे, तो उसको धीमा कर देता है। ठीक, फिर प्रिडिक्शन, इसका हमेशा क्वेश्चन आता है कि प्रिडिक्शन क्यों? ये प्रिडिक्ट करता है कि हम हमारे इतनी तेजी से हम चलेंगे तो हमारे सामने दीवार आ जाएगी। अगर अंधेरे में भी हम लोग चलते हैं तो हमको अनुमान ये होता है कि हमको 10 कदम चलने पर हमारा ये कमरा जो है खत्म हो जाएगा, तो ये मालूम हो जाता है कि कमरे का दरवाजा आ जाएगा। तो ये प्रिडिक्शन है, जो हम पूर्वानुमान जो करते हैं वो इसी पर है। हम अपने तुरंत हाथ, अगर रात में भी आप लाइट नहीं है और आप देख नहीं पा रहे हैं तो भी आपका हाथ अगर मुंह में ले जाना है तो हाथ मुंह में पहुंच जाता है, ऐसा नहीं जाता कि वो कहीं और चला जाए। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये इसी का गुण है, किसका? प्लस बैलेंसिंग इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को नियंत्रित करता है, और बैलेंसिंग माने इक्विलिब्रियम, बैलेंस करता है। और ये कैसे बैलेंस करता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। एक और इसके साथ जुड़ता है वेस्टिबुलर एपरेटस, उसको याद रखिएगा, वो कान में होता है। इसीलिए कभी कभी जब कभी आपका सर चकराता है या आपका हिलने लगते हैं आप, या इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाते, तो हम लोग या डॉक्टर लोग कहते हैं कि वेस्टिबुलर एपरेटस में कहीं कान में कोई टेस्ट करा लीजिए। कान का टेस्ट भी होता है, क्योंकि दो ही कारण हो सकते हैं बैलेंस मेंटेन करने के, या तो बैलेंस मेंटेन करेगा आपका सेरेबेलम और या वेस्टिबुलर एपरेटस। जब आप बैठते हैं और कुर्सी वो बिस्तर पे बैठे, तो बैठने के बाद जब आप लेटते हैं तो आप धीरे धीरे करके लेटते हैं, अचानक आप गिर नहीं पड़ते, धीरे धीरे। ये बैलेंसिंग काम सेरेबेलम और वेस्टिबुलर एपरेटस करता है। कोई शराबी होगा तो उसका सेरेबेलम प्रभावित होता है, इसलिए वो सीधी सीधी लाइन में चल नहीं पाता और वो बाएं दाएं करके चलता है। ठीक, अब हम लोग वी आर कमिंग टू थैलेमस। तो उसमें हम लोगों ने उसके कई हम लोगों ने पॉइंट देखे थे, और सेरेबेलम के पॉइंट देखे थे ना, और उसमें आप ट्रेटाइज 4 में देखिएगा। और सेरेबेलम हम लोगों को मालूम है कहाँ पर है हम लोगों का सेरेबेलम आयुर्वेदिक के हिसाब से? आयुर्वेदिक में 7 नंबर फिंगर। हाँ, फिंगर नंबर 7। ठीक, फिंगर नंबर 7 में हमारा है, और वो हमारा कफ जॉइंट पर है। अब थैलेमस पे आ गए। थैलेमस क्या है? देखिए थैलेमस क्या, देखिए क्या लिखा है, ये ग्रे मैटर है, नर्व कोशिकाओं से बना हुआ है। तो नर्व न्यूरॉन है ना, नर्व कोशिकाओं सेल से बना हुआ है, और यहाँ ग्रे मैटर माने यहाँ पर क्या होगा? ग्रे मैटर माने यहाँ पर क्या होना चाहिए? न्यूरॉन के 3 भाग हैं, कौन सा भाग होना चाहिए? न्यूक्लियस। ग्रे मैटर माने न्यूक्लियस, ग्रे मैटर माने डेंड्राइट्स, ग्रे मैटर माने डेंड्राइट्स, और ग्रे मैटर माने न्यूक्लियस, सेल बॉडी जिसको बोलेंगे हम लोग। तो सेल बॉडी जहां होगी, जहां वो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रे मैटर। तो हम लोगों ने कहा था ना कि तमाम स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे जो आपको ग्रे मैटर के होंगे, तो वही ब्रेन में तमाम स्ट्रक्चर हैं जो ग्रे मैटर के बने हैं। यहाँ सेल बॉडी पड़ी हुई है, सेल बॉडी माने न्यूक्लियस और उसके साथ डेंड्राइट्स। जब एक्सॉन होंगे तो व्हाइट मैटर होगा, जहां जहां एक्सॉन होंगे वो व्हाइट मैटर कहलाएगा। ठीक, तो ये नर्व कोशिकाओं से बना ग्रे मैटर से बना है, अंडाकार है, और ये थर्ड सेरेब्रल वेंट्रिकल
ऊपर से जब आप अभी स्ट्रक्चर देखें कभी, तो थर्ड सेरेब्रल वेंट्रिकल के दोनों ओर स्थित है, ठीक है। अभी आप पढ़ लीजिए, कभी चित्र भी ठीक से दिखा देंगे। ये ब्रेन स्टेम के ऊपर स्थित सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा है। तो ब्रेन स्टेम ऊपर गया, उसके बाद ये थैलेमस आ गया, ठीक है। और थैलेमस के नीचे क्या आएगा? थैलेमस देखिए, ब्रेन स्टेम यहां तक मान लीजिए ब्रेन स्टेम आया इधर, इसके बाद यहाँ पर थैलेमस है। तो थैलेमस के नीचे एक शब्द है हाइपोथैलेमस, वो भी तो स्ट्रक्चर मिलेगा कहीं। तो हाइपोथैलेमस माने क्या हुआ? हाइपो माने क्या हुआ? नॉर्मली ऐसे आप सोचिएगा, हाइपो माने क्या हुआ? कम की ज्यादा? ज्यादा। हाइपो माने ज्यादा, कम होगा। हाइपो माने कम, हाइपर माने अधिक। अच्छा जी। हाइपो माने कम, हाइपर माने तो कम का मतलब हुआ, तो यानी हाइपोथैलेमस नीचे होगा थैलेमस के, बस इतना समझ, इतना बताना था। हाइपोथैलेमस माने नीचे, उससे नीचे होगा बस, ठीक। चलिए, ये क्या है? अब दोनों ओर ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इनमें सीएसएफ प्रवाहित होता है, सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये दोनों तरफ होगा और ये बीच में होगा, दोनों तरफ ये हमारे बने हुए हैं थैलेमस हैं। तो थैलेमस अपने आप जुड़े रहेंगे ना, दोनों थैलेमस अपने से जुड़े रहेंगे, क्लियर। तो दोनों एक दूसरे से तंतुओं द्वारा जुड़े हुए हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब जुड़ना का मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम कहें कि आप हमसे जुड़े हैं, यानी हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप हमारी बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, यही कम्युनिकेशन है, ठीक। तो जुड़ने का मतलब कम्युनिकेशन है। जब भी कभी नर्वस सिस्टम या किसी सिस्टम में आए, जुड़े हुए हैं यानी कम्युनिकेट कर रहे हैं। थैलेमस संवेदों का पुनः प्रेषण केंद्र है, सेंसरी रिले। अब क्या होता है? सेंसरी नीचे से आए वो थैलेमस में गए। हम लोगों ने और पढ़ा था कि ब्रेन वो स्पाइनल कॉर्ड से तमाम सेंसरी जाते हैं और वो कोई थैलेमस में जा रहा है, कोई पोस्ट में खत्म हो जा रहा है, कोई आगे चला जा रहा है। तो वो थैलेमस जो है संवेदों का पुनः, संवेद माना क्या है? संवेदना माने सेंसेस, कोई भी सेंस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई भी आए, उसको पुनः प्रेषण केंद्र, गंध संवेद को छोड़कर, देखिए गंध वाला नहीं, इसमें गंध को छोड़ करके शेष चारों का, शब्द स्पर्श रूप रस, इन चीजों का पुनः प्रेषण के लिए यहाँ पर जाए, यहाँ पर पहुंचेगा और ये पहुंच जाएंगे, फिर वो रिले करेगा। जैसे एक पहले स्टेशन होते थे रिले, वहां से आकाशवाणी ने कहीं कहा तो एक स्टेशन पे एक रिले सेंटर बनाया गया कि वहां वो रिसीव करेगा और फिर वहां से भेजेगा। वैसे ही रिले सेंसरी यहीं पहुंचेंगे थैलेमस में, फिर वहां से रिले हो जाएगा। इसके माध्यम से सभी संवेद पुनः प्रेषित हो, फिर कहा जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा। क्यों? कॉर्टेक्स में क्या है? वहां पर सेल बॉडी पड़ी हुई है, वो ग्रे मैटर है। तो सेल बॉडी जहां पड़ी होंगी वहीं तो सूचना लेके जाएगा, क्योंकि वहीं पर डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स उसको चुना लेंगे और डेंड्राइट्स उसको तब न्यूक्लियस को बताएंगे, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन का काम करता है। थैलेमस के अन्य कार्य ज्ञात नहीं है, परंतु पाया गया कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगर नष्ट हो जाए, अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स नष्ट होने पर, यानी किसी का सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसका प्रोमिनेंस हो जाए, कम हो जाए न्यूक्लियाई, उसके न्यूक्लियस कम हो जाए, तो उसकी संवेद क्षमता 0 हो जाती है। परंतु कुछ हफ्ते बाद वो सीवियर पेन को महसूस कर लेता है, यानी संवेद अधिक दर्द वाला तो महसूस करेगा, कम दर्द वाला महसूस नहीं करेगा। ये कह रहे हैं थैलेमस के कार्य क्या है। तो उसमें कहा गया कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगर नष्ट हो जाए तो ये कुछ तो महसूस करेगा, पहले तो 0 हो जाएगा संवेदना, और फिर बाद में धीरे धीरे वो बड़े वाले को, मतलब जो बड़ा दर्द है, अधिक दर्द है, उसको तो महसूस करेगा, कम दर्द को महसूस नहीं करेगा। तो इसलिए निम्न स्तर का संवेदी अंग है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, लिम्बिक सिस्टम का सदस्य है, उसका आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए इसका संबंध, लिम्बिक सिस्टम है हमारे भावना, व्यवहार और प्रकृति के साथ। आपका नेचर क्या है,
आपका मतलब कैसा आप बिहेवियर आपका क्या है, आप इमोशंस कैसे हैं, तो इसका संबंध लिम्बिक सिस्टम से है, जिसको हम लोगों ने आयुर्वेदिक में उसमें फिंगर नंबर 8 के कफ जॉइंट में स्थापित किया हुआ है। तो इसका संबंध लिम्बिक सिस्टम से चूंकि है, उसका मेंबर है, इसलिए भावना और व्यवहार से भी इसको हम लोग जोड़ते हैं। फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन का सदस्य है ये, तो इसका संबंध होने, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करती है, ये आपको चैतन्य होने की, आपको जागने की, आपके सोने की, इनसे परिचित कराती है। तो इसलिए रेटिकुलर फॉर्मेशन का भी ये मेंबर है, इसलिए ये जागने सोने से और लिम्बिक सिस्टम से संबंध है। इसलिए घड़ी जो है, जो हमारी जैव घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उससे भी इसका संबंध है। अब अगर इसमें बीमारी एक है, जो इसको रक्त सप्लाई कर रही है, ये थैलेमोजेनिकुलेट आर्टरी, अगर इसमें थ्रोम्बस हो गया, इसमें कहीं अवरोध हो गया, तो क्या होता है, 3 बहुत बड़ी, अगर ये रक्त आपूर्ति जो कर रही है वही उसमें थ्रोम्बस हो गया, यानी वो रुक गई, अवरोध हो गया, तो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, सीवियर मस्कुलर वीकनेस। पहले तो खूब मसल्स आपकी वीक हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, आंखें बंद कर लेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपके हाथ लोकेशन कहाँ है, आप हाथ पैरों की लोकेशन नहीं बता पाएंगे। और इसको बोलेंगे फैंटम लिम्ब। और अगर एक साथ कई चीजों को गति कराएं तो आप हाथ पैरों पूरा उसमें तालमेल नहीं, सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा। हाथ अगर आप ये करें, दूसरा हाथ चलाएं, तो ये हाथ इससे मिलेगा नहीं, ये कहीं और चला जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, जबकि मिलाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ मिलाइए, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हेल्मिट सिंड्रोम बोलते हैं। तीन बीमारियां ऐसी है, सीवियर मस्कुलर वीकनेस, तो पेशी दुर्बलता आ जाएगी, पूरा जो मसल्स आपके वीक हो जाएंगे। दूसरा, आपको 2 चीजों पर सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे, आपको हाथ आपको यहाँ से मिलाना है, आपने कहा कि बीच में मिलाइए, आपने कहा कि CV8 पॉइंट लगा दीजिए, तो CV8 पॉइंट को जैसे आप जाएंगे लगा दें, तो CV8 पॉइंट पर न लग करके इधर लग जाएगा, उधर लग जाएगा। फिर तीसरा क्या होगा, आंख आपने बंद किया, अब ये समझ में कि मेरा हाथ कहाँ पर है, आपको भूल गया, तो ये जो है ये थैलेमिक सिंड्रोम। ठीक, थैलमस जो है, थैलमस का पॉइंट है GB4 भी है, GB मेरिडियन में 4 पॉइंट, इसका नोट कर लीजिए। और हम लोग, और उसमें जो है फिंगर नंबर 9 में 3-4 स्पाइरल मेरिडियन अपोजिट फ्लो में हम लोग ट्रीटमेंट इसका दे सकते हैं। और इस वाले को थैलेमस, ठीक है। अब नेक्स्ट नाउ कम टू लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम माने हम लोग क्या पढ़ा था, एक सामान्य केवल एक ही क्वेश्चन बताए, लिम्बिक सिस्टम माने क्या पढ़ा था हम लोगों ने, नंबर 1 सर क्लीनिंग सिस्टम नहीं, सिस्टम माने, सिस्टम नहीं, सिस्टम को हम लोग किस संदर्भ में पढ़ा था पहले, सिस्टम माने सिस्टम कुछ होगा ना, तो उससे शुरू बताइए, सबसे बड़ा सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या है, सेल, हाँ सेल, फिर टिश्यू, उससे बड़ा टिश्यू, टिश्यू से बड़ा टिश्यू हो गया, ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन से बड़ा पूरी बॉडी का सिस्टम, सिस्टम। ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलेंगे तो एक सिस्टम बनाएंगे, और कई सिस्टम मिल जाएंगे तो बॉडी बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी। ठीक, अब इसको लिम्बिक सिस्टम क्यों कहा गया, तो वहां तो हम तो ब्रेन की केवल बात कर रहे थे, ब्रेन तो अपने आप में है, लेकिन नहीं, क्योंकि सिस्टम में हम कहते हैं कि कई ऑर्गन जुड़े हुए हैं, इसलिए सिस्टम में बोलते हैं। तो ऑर्गन तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्रेन के कई पार्ट, और लोग बंद कर दें, ब्रेन के कई पार्ट
यहाँ पर मिलते हैं और मिलकर कोई फंक्शन करते हैं, इसलिए इसको सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, इसको सिस्टम कहा गया। कोई ऐसा नहीं कि ऑर्गन कहीं मिले हैं, एक ही ऑर्गन है, ब्रेन ही का वो है, उसी ब्रेन के कई पार्ट हैं, उन मिल करके एक काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं तो उसके लिए सिस्टम कह दिया गया। ठीक है, अब ये क्या है, लिम्बिक काम क्या करता है, प्रकृति, भावना, व्यवहार। प्रकृति, भावना, नेचर आपका कैसा है, आप अच्छा बोलते हैं, खराब बोलते हैं, आपका नेचर बहुत बहुत गुस्सैल है, बहुत, ये प्रकृति, ये लिम्बिक सिस्टम तय करता है। भावना, इमोशंस कैसे हैं, और आपका बिहेवियर कैसा है, ये डिसाइड करता है। तो 9 अंगों के सहयोग, नोट कर लीजिए, लिम्बिक सिस्टम में 9 अंग होते हैं, 9 ऑर्गन नहीं, 9 पार्ट्स, ऑर्गन की पार्ट होते हैं। कैसे, एक हाइपोथैलेमस है, सबसे चीफ पर वही रखा गया है। फिर दूसरा है थैलेमस, थैलेमस का एंटीरियर न्यूक्लियस। तो एंटीरियर माने क्या हुआ, एंटीरियर शब्द क्या है, एंटीरियर से मतलब क्या समझते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर हम लोग मानते हैं। तो एंटीरियर माने सामने का भाग, पोस्टीरियर माने पीछे का भाग। तो जो थैलेमस का आगे का भाग है उसकी बात कर रहे हैं, क्लियर। तीसरा सेप्टल न्यूक्लियस, उसी बगल में सेप्टल न्यूक्लिया एक होता है, तो वो सेप्टल न्यूक्लियस वो भी। फिर पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया है ना, ऑल्फैक्टरी हमारे पास एक नर्व है ना, तो उसके जहां पर होगी उसी के पास में पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया, उसको डिफाइन किया गया है वहां पर, तो वो उस एरिया के भी इसके संबंध है। इपीथैलेमस, जो थैलेमस के पास एक पार्ट होगा, इपीथैलेमस वो भी एक पार्ट होगा, इपीथैलेमस वो जुड़ा हुआ है। एमाइगडेला जुड़ा हुआ है, एमाइगडेला जुड़ा हुआ है। फिर हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। प्री ऑप्टिक एरिया, प्री ऑप्टिक माने ऑप्टिक नर्व होगी, तो ऑप्टिक नर्व जहां अपना एरिया ले जा रही होगी अपना सूचना, उसके पहले का प्री ऑप्टिक एरिया होगा। और मेमोरी बॉडी, ठीक है। तो ये 9 सिस्टम मिल करके आपको बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक, इसको धीरे धीरे 2-4 चीज पढ़ेंगे, 2-4 चीजें कॉमन है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और फिर इपीथैलेमस 3 कॉमन है। फिर इधर एमाइगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, और प्री ऑप्टिक एरिया, मेमोरी बॉडी, सेप्टल न्यूक्लियस। ऐसे करके धीरे धीरे 2-2 करके याद, 3-3 करके याद करिएगा तो याद हो जाएगा, इकट्ठा याद नहीं होगा। देखिए ऐसे बनाया हुआ है। तो जैसे कोई एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में कई कर्मचारी बैठे होते हैं, तो कई कर्मचारी क्या होते हैं, कहते हैं फाइल एपिथेलेमस के पास फाइल आई, तो उसने कहा भाई इसको जो है जरा उसको दे दो, अब उसमें कुछ नोट लगाया, फिर थैलेमस को दे दिया, थैलेमस ने इसको जो है पैरा कहा कि अब ये फाइल जाएगी पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया में, वहां चली गई। फिर उसने कहा प्री ऑप्टिक एरिया कह दो, वहां चली गई। फिर उसके बाद कहा कि एमाइगडाला को दे दीजिए, फिर हिप्पोकैम्पस को दे दीजिए, फिर सेप्टल न्यूक्लियाई, सबसे जब आ गई, थैलेमस ने अपना रिपोर्ट दे दिया, तो इट केम टू हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर जारी कर दिया। ठीक, ये है, मतलब सारे कोऑर्डिनेशन होता है, कई कामों का कोऑर्डिनेशन, कि कैसे क्या बिहेव करना है, कैसे करना है। इन 9 सदस्यों के मध्य हाइपोथैलेमस का स्थान शीर्ष पर है। अब आप समझ सकते हैं हाइपोथैलेमस क्यों इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस, वहां एक और इंपॉर्टेंट था, किसका सेंटर था वो, जो पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 9, हाइपोथैलेमस को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कहीं। अच्छा, सब लोग इसमें ऑफ है शायद, कोई नहीं, चले एनीवे। हाइपोथैलेमस को हम बता रहे हैं, हाइपोथैलेमस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का चीफ ऑर्केस्ट्रा है, ठीक है, चीफ हेड है, क्लियर, उस ऑर्केस्ट्रा का ही चीफ है, चीफ ऑफ द ऑर्केस्ट्रा है, तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर है। फिर दूसरा ये वाला इसका है, तीसरा हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम को हो गया सेकंड, और तीसरा है इसको ये हाइपोथैलेमस, और भी कंट्रोलर किसका है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोलर है। अब देखिए सामान्य क्या होगा, अब काम कर रहा है, कैसे प्रतिक्रिया होगी उसकी बात ही कर रहा है। सामान्य भावनाओं के 3 चरण, ये चरण समझ लीजिए। एक व्यक्ति धमाका सुनकर पहचानेगा कि बम का धमाका है, धमाका हुआ, आपने कहा बम है, पटाखा है, क्या है, तो पहले आपने उसको धमाका को सुना, सुनने के बाद ये पहला वो संज्ञान, कॉग्निशन,
आपको क्या मिला? भावना का प्रथम चरण। पहले क्या हुआ? संज्ञान हुआ कि हम ये बम का है कि पटाखा है। संज्ञान होने के पश्चात जिज्ञासा होगी, ये भाई देखिए क्या है, या डर लगेगा, दो ही चीज होगी ना, बम होगा तो डर लगेगा, पटाखा कहीं जिज्ञासा होगी। इसे भावना का द्वितीय चरण अफेक्ट बोलते हैं। कोई अफेक्ट हुआ, कोई आप पर प्रतिक्रिया हो गई, आपने कुछ सोचा विचारा। तीसरा, प्रभाव होने पर वो डर कर छिपने की कोशिश करेगा। बम का धमाका होगा तो डर जाएंगे, या आई आवाज की ओर भागेगा। अगर पटाखा होगा तो कहेंगे भाई देखो। इसे भावना का तृतीय चरण क्रियाविद कोनेशन कहते हैं। तो तीन है, कॉग्निशन, अफेक्ट और कोनेशन। ठीक है, CAC। ठीक है, ऐसे ही इसको बस इतना समझना है, मतलब समझ जाइए कि कैसे हम लोग पहले देखते हैं फिर उसकी ओर भागते हैं। या तो अगर होगा बम होगा तो भागने लगेंगे वहां से। फिर भावना, व्यवहार, बिहेवियर, इमोशंस के मध्य सामान्यतः सीधा संबंध है और इसके अंदर शारीरिक अंगों की कार्यविधि में परिवर्तन आना प्राकृतिक सत्य है। कैसे? ये देखिए, बहुत बढ़िया। डर और दुख होगा। डर एवं दुख भावनाओं के साथ व्यक्ति का व्यवहार अपने बाहरी वातावरण के प्रति निर्लिप्त हो जाता है। आप अपने में खो जाते हैं, अपने दुख में हो जाते हैं, दूसरों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। आपको याद नहीं रहता कि कौन आपसे मिलने आया है, कौन यहाँ बैठा हुआ है बगल में। आपके शरीर में हृदय और फेफड़ों का घटने हैं या बढ़ते हैं। या तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, या ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेक्नोपीनिया हो जाएगा, स्लो डीप ब्रीदिंग हो जाएगी, टेक्नीपिया। तो ये सब गहरी गहरी सांसें ले लेंगे, स्वेटिंग, पसीना आने लगेगा, बाल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, उतली फैल जाएगी डर के मारे, जो भी हो, मुख गुहा शुष्क, ड्राइनेस ऑफ ओरल कैविटी, शुष्क हो जाएगा। आंसू, लैक्रिमेशन विद नेसल सिक्रेशन, आंसू बहने लगेंगे। ये सामान्य है। और लास्ट में दुख में कभी कभी लोग अचेत हो जाते हैं। तो ये यानी आप निर्लिप्त होते हैं, अपरंग हो जाते हैं और बाहरी वातावरण से कट जाते हैं। ये दुख में है। सुख में क्या है? इसमें भावनाओं के साथ व्यक्ति बाहरी वातावरण में लिप्त हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। उसे क्या लगेगा? दूसरों में घुलने लगेगा, मिलना अच्छा लगेगा। प्रतिक्रिया स्वरूप कई परिवर्तन होंगे। रक्त बहाव, वैसोडाइलेशन, मतलब जो आपकी आर्टरीज फैल जाएंगी, रक्त अधिक बढ़ेगा। हृदय हृदय एवं श्वसन गति बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आंसू आ जाएंगे अचानक, खुशी के मारे आंसू, कहते हैं खुशी के आंसू है। अस्थ पेशियों का सक्रिय हो जाएंगे, उछलने लगेंगे, कूदने लगेंगे, गले लग जाएंगे कि मैंने एग्जाम पास कर दिया, या मैं टॉप कर गया, या मैं इसमें सिलेक्शन हो गया, ये सब। तो यानी यहाँ पर क्या होगा? आप समाज में मिलेंगे, वहां समाज से कटेंगे। पहले दुख में तो कटता है और सुख में मिलते हैं। फिर दंड, पनिशमेंट और पुरस्कार, दोनों परिस्थितियों में शरीर में विभिन्न प्रतिक्रियाएं होंगी। क्योंकि दंड मिलेगा तो दूसरी तरफ व्यवहार होगा, पुरस्कार मिलेगा दूसरी तरफ व्यवहार। नफरत और प्रेम भी एक दूसरे के विलोमी है कि कैसे आप नफरत में क्या प्रतिक्रिया करेंगे। ये अलग अलग, किसी का डिफाइन नहीं है। कुछ लोग हेट में गुमसुम हो जाएंगे और कुछ लोग रिएक्शन हो जाएंगे, बहुत तेज करेंगे। ठीक है, दोनों, हेट और लव दोनों। तो भावनाओं और व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में शारीरिक प्रतिक्रिया कैसे उत्पन्न कर पाते हैं, इस प्रकार में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है। वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्रावित होने वाले रासायनिक तत्व ही प्रतिक्रियाओं के जन्मदाता हैं। इसे बॉडी केमिस्ट्री की संज्ञा दी गई है। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हमारा जो ब्रेन का कॉर्टेक्स में है, उसमें जो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, वही बताते हैं कि कैसे हम भावनाएं और व्यवहार करेंगे। तो इसलिए उसको बॉडी केमिस्ट्री, हर की केमिस्ट्री अलग अलग होगी। लिम्बिक सिस्टम की समस्त क्रियाएं, रिएक्शंस हाइपोथैलेमस के माध्यम से संपन्न होती हैं। तो हाइपोथैलेमस अब महत्वपूर्ण हो गया। लिम्बिक सिस्टम को हम लोगों ने रखा है कहां पर? कोई नहीं है इसमें? जी सर।
लिम्बिक सिस्टम को हम लोगों ने आयुर्वेदिक में कहीं पर रखा हुआ है, किस उंगली पर रखा हुआ है? लिम्बिक सिस्टम 8 पे सर, कफ जॉइंट। ठीक, तो लिम्बिक सिस्टम का कभी करना हो तो संयुक्त रूप से हम वहां कर सकते हैं, अलग अलग उसके। हाइपोथैलेमस आ गया। हाइपोथैलेमस तो हम लोगों ने बताया कि 3 चीजों का वो है। नंबर 1 वो एंडोक्राइनल सिस्टम का हेड है, दूसरा हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का भी हेड है, और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी हेड है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हाइपोथैलेमस इज द चीफ सब में है। इसका संबंध लिम्बिक सिस्टम के सदस्यों के अलावा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस और ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर फॉर्मेशन से है। ये सब जगह भावना, जगने, सोचने, इन सबको बताता रहता है। तो इसलिए हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है शरीर में। क्या उसके पढ़िए, बहुत बढ़िया। हाइपोथैलेमस बहुत महत्वपूर्ण पढ़िएगा, और लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस दोनों पढ़िएगा, और तब फिर आप वहां भी आ जाइएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, चैप्टर नंबर 9 में। तो वहां भी देखिएगा, पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा तो हाइपोथैलेमस को समझ जाएंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, तीनों का नियंत्रक, कंट्रोलर है, चीफ ऊपर बैठा हुआ है। दूसरा क्या करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो आपका हृदय ब्लड सर्कुलेशन करता है, उसको विषम परिस्थितियों में नियमित करता है, रेगुलेट करता है। यानी कभी आपको ये लगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, तो आप इस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाइपोथैलेमस को हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है? 9 पे। यस, 9 में वात ज्वाइंट पे। ठीक, 9th में ऊपर वात ज्वाइंट, वात पे ज्वाइंट ऊपर वाला जो ज्वाइंट है उसमें रखा हुआ है। और हम लोगों ने डिटाइज में TW20 कहा है। TW20 ट्रिपल वार्मर का 20 पॉइंट। ठीक, तो इसको भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रॉब्लम होगी तो भी आप ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ये जितनी सब चीजें हैं, इनसे आप इसको भी ट्रीट कर सकते हैं। आगे चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़िएगा आप लोग, ये बहुत बढ़िया पढ़िएगा। लेकिन आप लिखा हुआ रक्त प्रवाह को सामान्य स्तर से कम या अधिक करना इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कम करता है, अधिक करता है। शर्म से गुलाबी होना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा ना। तो आप कोई बात होगी तो भावना हुई है ना, प्रकृति भावना, तो भावना की वजह से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो गुलाबी चेहरा हो जाएगा। गुस्से से लाल होना, वहां भी लाल हो जाएगा। डर से सफेद पीला पड़ना, ये भी कम हो जाएगा। तो यानी ब्लड सर्कुलेशन पर ये डिपेंड कर रहे हैं, गुलाबी होना, लाल होना, सफेद पीला होना, ये मुहावरे नहीं है, बल्कि ये हाइपोथैलेमस के रिएक्शंस है। लिम्बिक सिस्टम से संबंधित समस्त भावनाओं में शारीरिक अंगों में प्रतिवर्त द्वारा प्रकट रिफ्लेक्सेस, खुशी मारे हुए उछलने लगे, कूदने लगे, दुख हुआ तो रोने लगे, बिल्कुल गिर पड़े, है ना। ये सब उसके लिम्बिक सिस्टम से संबंध है, क्योंकि प्रकृति भावना है, प्रकृति भावना व्यवहार तो तीनों का। फिर शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखता है। शरीर का तापक्रम क्या करता है, सामान्य बनाता है। तो टेम्परेचर कंट्रोलर भी है, यानी अगर ताप निकालने वाले रास्ते कैपिलरी है या स्वेट ग्लैंड्स है, इनको नियंत्रण में रखेगा। शिवरिंग, जो शरीर की ताप सुरक्षा पद्धति, शिवरिंग माने वो क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। और एनर्जी क्रिएट, कांपने पे एनर्जी क्रिएट, आप ठंडक के मारे कांप हुआ तो ठंडक में लगा तो शरीर को ठंडक मानी, तो उसने कपकपी कर दिया, तो क्या होगा, इससे जो रिएक्शन हुआ वो आपका हीट बढ़ गई, इसलिए कपकपाने लगा। तो सुरक्षा पद्धति है, हाइपोथैलेमस इसमें करता है। यानी कभी टेम्परेचर नहीं उतर रहा हो किसी का, अन्य किसी कारणों से जो आप लगा रहे हो, चाहे चाइनीज चाहे, तो आप हाइपोथैलेमस को ट्रीट कर सकते हैं। सुधा देखिए, सुधा एवं भोजन संतुष्टि, हंगर एंड सैटाइटेशन। तो सैटाइटेशन का मतलब क्या हुआ, संतुष्ट। आप कोई भोजन, आपको भूख लगी
आपने खाना आपको परस दिया गया, आपको आपने खाना खाया, आपको बड़ा अच्छा लगा, ये संतुष्टि है। आपको खाना खाया अच्छा नहीं लगा, तो ये अगर आपको एक दो अवसरों को छोड़ दीजिए, अगर आपको कभी संतुष्टि नहीं मिल रही है, इसका मतलब हाइपोथैलेमस पर ट्रीटमेंट करिए। अगर आपको कोई खाना कभी अच्छा नहीं लग रहा तो वहां तो आप चाइनीज में भले कहते हैं कि आप स्प्लीन में और स्टमक में ट्रीट करें, यहाँ आपको हाइपोथैलेमस भी ट्रीटमेंट करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये आपको संतुष्ट क्यों नहीं, आप अपने कैरियर से, आप अपने पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, आप अच्छा पढ़ रहे हैं और आपको संतुष्ट नहीं मिल रही है, आप 90% आपने अचीव किया हुआ है और आपको लग रहा है कि नहीं आपको 97% पाना चाहिए, दिस इज डिससेटिस्फैक्शन एंड इसका मतलब कि हाइपोथैलेमस प्रभावित है। एक थर्ड पोजीशन होल्डर है, मतलब एक बिल्कुल पास हो गया और उसके बिल्कुल 70% से कम नंबर आए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसमें, अब हमने अपने संदर्भों में एक के आए 70% से कम है, बड़ा खुश घूम रहा है, सबको मिठाई बांट रहा है, भाई देखिए 70% से मेरा 70% आगे मैं पास हो गया, मैंने ये चौथा सेमेस्टर कर लिया, तो यानी उसको ये संतुष्टि है, उसका हाइपोथैलेमस ठीक है। और आपका 91% आपने अचीव किया और आपको लगा कि अरे मैं 97 पा सकता था और आप तो भी दुखी हो, तो लोग कह रहे मिठाई बांटो, क्या मिठाई बांटे, हमारे तो 91% है कि हाइपोथैलेमस। समझ में आया? इसको दोबारा बताऊं, यही बताना है आपको, ये भोजन नहीं नहीं है सर, अच्छे से समझ में आया सर। ये भोजन नहीं है, सभी के लिए है। एवरी सेटिस्फेक्शन, आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको संतोष नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि नहीं वो अलग है, विकास करना अलग चीज है कि हम लगे और मेहनत करेंगे, लेकिन उससे संतोष मिलना चाहिए कि नहीं मैंने जो किया वो अपने हिसाब से मैंने किया। अगर संतोष नहीं हो रहा है, आप देखिए ना, तमाम लोग होते हैं, कुछ लोग जीवन भर संतुष्ट नहीं होते हैं, किसी काम से संतुष्ट नहीं होते हैं, न खाने से न पीने से, किसी में आगे देखिएगा। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइपोथैलेमस में रक्त ग्लूकोज स्तर के संवेदी ग्राही होते हैं। अब ये भोजन के संतुष्ट की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सेंसरी ग्लूको रिसेप्टर्स होते हैं। तो क्या होता है, वो ग्लूकोज जब आपके पास जाता है तो वो जैसे रक्त में आपका ग्लूकोज स्तर घटेगा तो आपको भूख लगती है। नॉर्मल क्या होता है, जब ग्लूकोज स्तर कम होने लगता है तो आपको भूख लगने लगती है, क्योंकि वो रिसेप्टर बता देते हैं ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को बताते हैं कि भैया भोजन, हमको भूख लगी हुई है, खाना चाहिए क्योंकि हमारा ग्लूकोज कम हो रहा है। ग्लूकोज ने बता दिया कि कम हो गया, तो आपने खाना खाया, तो खाना खाया तो ग्लूकोज स्तर बढ़ गया, ग्लूकोज आपको मिला ना, आपने सब लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया, प्रोटीन लिया, सब लिया, तो उससे क्या हुआ, संतुष्टि का आभास हो गया और आपने कहा कि अब हम अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है, ये प्रश्न, इसको प्रश्न को समझ जाइए, बस आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्या क्या प्रश्न है, बोलिए। ये प्रश्न ये है कि अगर डायबिटिक मेलाइटस किसी को है, डायबिटीज मेलाइटस किसी को है, तो उसको क्यों नहीं होता, वो तो बार बार भोजन करना चाहता तभी संतोष नहीं होता, कोई बताएगा? बताइए, नहीं तो फिर आगे तुरंत बता दूं मैं। डायबिटीज मेलाइटस की बात कर रहा हूँ, बीटा ग्लूकोन नहीं पहुंचता है ना, हाँ, ग्लूकोज अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। ग्लूकोज जो है बना, तो आपने खाना खाया, ग्लूकोज आ गया, और क्योंकि डायबिटीज है तो क्या होता है कि जब जैसे आपने खा लिया तो उसके बाद इंसुलिन तो है ही नहीं, तो इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन क्या करती है, दरवाजे को बड़ा कर देती है। किसको? दरवाजे को, जो सेल के चारों तरफ जो दरवाजे हैं, तो दरवाजे लगे हुए हो ना, तभी आने जाने का, तो वहां पर आने जाने का जो दरवाजा है ग्लूकोज के लिए छोटा पड़ा, तो ग्लूकोज जा ही नहीं पाता है, तो जा नहीं पाता है अंदर, तो उसको सेल को भोजन तो सेल को चाहिए ना। क्यों सेल को चाहिए? क्योंकि वहां माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां भोजन बनाना है, वहां कार्बोहाइड्रेट जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा और वहां से फिर बनाएगा क्या, वहां बनाएगा एनर्जी।
तो रिएक्शन होगा, वहां एनर्जी बना देगा, एटीपी अणु बना देगा। तो अब इंसुलिन क्या करता है, ये जाता है जब साथ में, तो ये पहले क्या करता है, जो उसका दरवाजा उसको बड़ा कर देता है, तो छेद को बड़ा कर दिया तो ग्लूकोज चला गया। अब चूंकि डायबिटीज बीमारी है उसको, तो वो इंसुलिन उसके पास है ही नहीं, इंसुलिन नहीं है तो दरवाजे में घुस ही नहीं पाएगा। ग्लूकोज बाहर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ग्लूकोज तो खूब हो गया, से मतलब आपके ब्लड में खूब ग्लूकोज है, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा सेल के अंदर। तो वो फिर वो क्या करेंगी, वो बेचारे जो सेल हैं फिर रोने लगेंगी। रोना माने दर्द, रोना माने क्या है, उसका रोना तो ऐसे तो है नहीं कि आपकी लैंग्वेज में रोने लगे, हाय अम्मा हाय दैया, ये तो बोलेंगे नहीं, वो अपने लैंग्वेज में रो रहा है, तो दर्द होने लगेगा, उससे आपका ब्रेन प्रभावित होगा। तो ब्रेन में वो मैसेज भेजेगा कि भैया भोजन दीजिए, हम भूखे हैं। फिर हाइपोथैलेमस कहेगा कि भाई, सिस्टम को कहेगा कि भाई भोजन लीजिए, तो वो भूख हंगर वाले फिर शुरू होगा, फिर आप खाना खा लेंगे, फिर डायबिटिक वाला जो है वो फिर खाना खा लेगा, फिर वो ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज का स्तर फिर बढ़ जाएगा रक्त में, लेकिन फिर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा क्योंकि इंसुलिन तो है ही नहीं, तो वो फिर नहीं जा पाएगा। फिर वो बोलेंगी सेल कि हमको भोजन नहीं मिल पा रहा, तो हाइपोथैलेमस फिर कहेगा कि फिर भोजन लीजिए, फिर ग्लूकोज आएगा, फिर लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर वो कहेंगे, लेकिन फिर नहीं जाएगा। तो ये विशेष सर्किल चलता रहेगा, वो हमेशा भूखी रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी, दर्द सर में होने लगेगा, और इधर क्या होगा, आप खाना खाएंगे तब भी रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता रहेगा, सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। ये है, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, इस कारण से नहीं हो रहा। अंतर समझिए, अन्य दशाओं में सेटिस्फाइड हम लोग हो जाते हैं, भोजन करते हैं तो लगता है पेट भर गया, लेकिन अब पेट भर गया तो ये तो भूख खत्म हो गई, लेकिन अगर उस भोजन से संतुष्ट नहीं मिली, यानी आपको लगा कि यार हम मजा नहीं आया, आज के खाने में मजा नहीं आया, तो एक दो दिन तो ठीक है, लेकिन अगर डेली नहीं आ रहा किसी को, तो हाइपोथैलेमस का ट्रीटमेंट कर दीजिए, है ना। कोई जैसे किसी के हस्बैंड है, नहीं डेली कहते हैं नहीं खाना अच्छा नहीं है हमारा है, डेली कह रहे हैं, तो या तो उनका स्प्लीन स्टमक गड़बड़ है और या हाइपोथैलेमस को ट्रीटमेंट। क्लियर? बोलिए कोई हाँ ना बोलिए, हाँ ना, हाँ ठीक, चलिए आगे। अब दूसरा, प्यास। शरीर में पानी की मात्रा हमारे पास तय है कि हमारे पास 60% पानी होना चाहिए, तो 40% सेल के अंदर होता है और 20% सेल के बाहर होता है। अब 20% जब कम हो जाता है तो हमको प्यास लगती है, तो 20% पानी जब कम होने लगता है तो हमको प्यास लगती है। तो क्या प्यास कैसे लगेगी, जैसे वहां पर था, देखिए भोजन का जब था तो उसमें सेंसरी ग्लूको रिसेप्टर थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑस्मो रिसेप्टर्स है। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये पानी के बारे में बता देते हैं कि पानी कम है, तो वो उससे प्यास लगती है। अच्छा, गन्नू नहीं आए हैं। सक्सेना जी आपका खुला हुआ है। अच्छा सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ये सूचना देते हैं, तो आप प्यास लगती है, तो अब प्यास लगी तो आपको पानी पीना चाहिए, तो पानी पिएंगे। अब कह रहे हैं कि अंतःस्रावी तंत्र में वर्णित एडीएस नहीं है, एडीएच होगा, एडीएच हार्मोन, और किडनी में जल का पुनः वही काम, वहां भी रेनिन, किडनी और लंग्स मिलकर के एक काम करते हैं, तो वहां यूरिनेशन की बात होती है कि वो जल का शोषण करने लगते हैं। अगर पानी कम है तो जल का, किडनी जो है जल का शोषण करने लगती है, और उधर एंजियोटेंसिन 1-2 मिलकर के करते, तो उस चैप्टर में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। तो एडीएच हार्मोन भी महत्वपूर्ण होता है उसके लिए, तो वो भी जल की मात्रा। तो आपको प्यास इन कारण से लगती है कि 20% जल की कमी हो गई, तो किडनी जल का अवशोषण खूब करने लगती है,
पहले तो बढ़ा देती है और यूरिन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो जल आपका शरीर में बढ़ जाता है। फिर जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कई, देखिए जब भूख प्यास की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, ये हंगर और सेटिस्फेक्शन, यहां तो लिखा हुआ केवल फिजिकल, लेकिन फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों की बात कर रहे हैं। कोई भी भूख प्यास, उससे संतोष मिलना चाहिए आपको। जैविक घड़ी, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कई कार्य प्रतिदिन एक लय में होते हैं, रिदम में होते हैं। आप खाना कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं, कब आप टॉयलेट जाते हैं, कब आप पानी पीते हैं, कब आप जल पीते हैं, कब आप खाना खाते हैं, कब आप घूमने जाते हैं, कब टहलने जाते हैं, सब चीजें लयबद्ध है। तो ये जो सूचना आपको 4 बजे आपको जाना है और बिना आपने अलार्म लगाए हुए आपको 3:45 बजे जो जगा देता है वो आपको हाइपोथैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है। क्लियर? तो ये हाइपोथैलेमस बता देता है, आप बिना घड़ी लगाए हुए आप उसे सकते हैं। फिर यौन संबंध बनाने की भावना उत्पन्न हो रही, ये भी उसी का, वो भी इसी में आ जाएगा, ये वाला क्षुधा एवं भोजन संतुष्टि। अगर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी वो नहीं है, तो भी हाइपोथैलेमस को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का संबंध केवल फिजिकल नहीं होगा, मेटाफिजिकल भी है। तो अगर यहाँ भी संतुष्ट नहीं है तो वो भी आपको वहां ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। माँ में मातृत्व की भावना स्तन, ये भी नहीं है तो हाइपोथैलेमस की वजह से कभी कभी ये भावना अगर नहीं आ रही है, मदरली अफेक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो भी आपको हाइपोथैलेमस को ट्रीट करना है। अब हम लोग आ गए, अब हाइपोथैलेमस हमने बताया, हाइपोथैलेमस को बता दिया ना कहाँ TW20 है, और हाइपोथैलेमस हमारे यहाँ हम लोगों ने बात जॉइंट में रखा हुआ है, फिंगर नंबर 9 में बात जॉइंट में रखा हुआ है। ठीक, अब आगे हमारा सेरेब्रम, जिसको हम लोग कहते हैं 4 ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। अभी तो सेरेबेलम पढ़ा था, अब सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है, इसी में देखिए बहुत से सेंटर है। ब्रेन बहुसंख्यक कोशिकाधारी प्राणियों में शरीर की अधिकतम कार्य विधियों को नियंत्रित करता है। नियंत्रण का काम जो है 2 ही सिस्टम करते हैं हमारे यहाँ। 2 सिस्टम कौन कौन से हम लोग बता सकेंगे अगर सब लोग आ गए हों? कौन से 2 सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल करते हैं? एक तो नर्वस सिस्टम है, सर एक नर्वस सिस्टम, दूसरा दूसरा पूछिए क्वेश्चन। जो हम दो कौन से सिस्टम हैं जो हमारे शरीर की अधिकांश गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं? 2 ही तो बड़े महत्वपूर्ण सर सिस्टम हैं। नर्वस सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम तो नहीं है, लिम्बिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम और इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस तो नहीं है सर? एंडोक्राइन, जिसके लिए अच्छा, आप लोग एंडोक्राइन, चलाते रहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, ओके सर। हार्मोन जो बोलते हैं ना, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है हार्मोनल सिस्टम। वही छोटा सा बिल्कुल पाइकोग्राम में जाता है, माइक्रोग्राम में बिल्कुल जाकर के पूरा तहलका मचा देता है। थायराइड, जितने आप पढ़ते हो, थायराइड ग्लैंड है, ये है, हमको थायराइड हो गया, हमको पैराथायराइड हो गया, हमको ये हो गया, ये हो गया, सारी चीजें तो है। पिट्यूटरी ग्लैंड साथ साथ निकालती है वो सब चीजें। बहुत बहुत देखो ना, उससे सब ये MSH FSH दुनिया भर के सारे वो है, LH ग्रोथ हार्मोन सब कुछ है। तो वही तो 2 सिस्टम है जो नियंत्रित करते हैं, तो ब्रेन और नर्वस सेंट्रल वो एंडोक्राइन सिस्टम 2 हो गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम हो गया, और दूसरा हमारा हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये नियंत्रित करता है। तो ब्रेन इसमें जो है, ब्रेन चूंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट में ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, और ब्रेन और उसके स्पाइनल कॉर्ड सहयोगी है। अब उस ब्रेन में भी सबसे बड़ा पार्ट जो है सेरेब्रम है। ब्रेन में भी सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम है। ये ध्यान इस तरह समझिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले का जो ब्रेन का, इसमें सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम,
जो फोर ब्रेन में अधिकांशता यही है, सेरेब्रम है। तो मस्तिष्क, ठीक है, स्तनधारी प्राणियों में जो हम लोग मेमेलियाज में मस्तिष्क का आकार और भार भिन्न है, सबका अलग है। अब देखिए रीजस मंकी, जिसको हम लोग वो RH फैक्टर बोलते हैं ना, तो रीजस मंकी में मस्तिष्क का आकार चिंपैंजी के मस्तिष्क आकार का 1/4 है। 1/4 है जो चिंपैंजी में है, उससे 1/4 रीजस मंकी में है। और जो मानव में है जितना है उसका 1/4 चिंपैंजी में है। तो हम लोगों से कम चिंपैंजी में है 1/4, और रीजस मंकी में उससे भी 1/4 है। ठीक, हाथी, व्हेल, ये सबसे बड़े माने जाते हैं ना। व्हेल जलवारे में सबसे बड़ा व्हेल है और हाथी है। व्हेल तो और बड़ी है, मतलब टोटल एलिफेंट से बड़ी है, लेकिन व्हेल और हाथी खलचर है। तो दोनों में माना जाए तो मस्तिष्क सबसे बड़े भारी होने पर भी उनका शरीर भार की तुलना में हमारे ब्रेन से कम है, छोटा है। तुलना करिए कितना शरीर आकार है तो इतना होना चाहिए। तो हमारे वयस्क व्यक्ति में देखिए, वयस्क व्यक्ति में जो मतलब एडल्ट में कितना होना चाहिए, 1400 ग्राम है, जो अपनी क्रेनियल कैविटी में, क्रेनियल बॉक्स में एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, हम लोग तरल बोलते हैं ना, CSF में तैर रहा है। तो इसलिए इसका हम लोग जो होता है उछल, जब जल में कोई रहता है तो उसका भार कम हो जाता है ना, तो 50 ग्राम भार का केवल है। कितना है, 1400 ग्राम है, लेकिन चूंकि स्पाइनल फ्लूइड में है इसलिए उसका 50 ग्राम भार का है। ये चित्र बताया हुआ है, तो चित्र का ये समझ लीजिए भी, ये इसमें ये समझ लीजिए कि जो ब्रेन के तमाम काम है उनमें से ये दिखाया गया कि इंपॉर्टेंस किसकी है। देखिए सबसे अधिक चेहरे पे दे, सबसे बड़ा चेहरा है ना, ये इतने एरिया को, ब्रेन के इतने एरिया के कामों को कंट्रोल कर रहा है, या ब्रेन के जो नर्व्स आती है इतने को कंट्रोल कर रही है। और हाथ बड़ा है देखिए, और ये सब और छोटा है, क्या देख लीजिए, और सब छोटे हैं ना। तो हाथ, यानी मुंह और हाथ तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग हाथों में ट्रीटमेंट करते हैं, याद करिए। क्योंकि हाथों में बहुत से संवेदनाएं जा रही हैं सीधे ब्रेन के ही, क्लैरिटी ब्रेन ही बता रहा है। ये ब्रेन का एक सिस्टम का फोटो है। अब कैसे डेवलप हुआ, अभी समय है ना, अभी समय है जी इसको, सर। हाँ अभी समय है, क्योंकि इसके बाद अब इसको खत्म किया जाए, चैप्टर खत्म हो रहा है, क्योंकि एक दो और रह गए हैं, थोड़ा सा पढ़ा देंगे, छोटा सा इसको पढ़ा दें, बस इसके पढ़ाकर बंद कर देंगे आगे। थोड़ा सा विकास की दृष्टि से जब एम्ब्रियो, मतलब जब भ्रूणावस्था में होता है, तो क्या प्रथम 3-4 हफ्ते में, मतलब 1 माह के अंदर मस्तिष्क एक खोखली नली, एक्टोडर्मल ओरिजिन के रूप में विकसित होता है। तो 3 उसके होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, 3 लेयर होती है। एक बिल्कुल एक जैसे एक लाइन ये बनी हुई है, फिर एक लाइन ये बनी हुई है, मोटी लाइन समझ लीजिए, इसको मोटा कर देते हैं, देखिए तो जैसे ऐसे मोटी लाइन, एक ये लाइन और एक ही लाइन, ठीक है, ऐसे 3 लाइन बनी। तो इसी तरह विकसित होता। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है, बाहर वाला एरिया, तो ये कहलाता एक्टोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म, और ये वाला एंडोडर्म, अंदर वाला। इन्हीं से डेवलप होता है, इसी तरह के आकृति से डेवलप होता है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो
इनमें 3 फूले हिस्से, ये जो बड़े हिस्से हैं, इन्हीं 3 फूले अंगों से ये जन्म लेते हैं। कैसे? प्रोजेंसेफेलॉन, उसका नाम होता है प्रोजेंसेफेलॉन पहला। इस उसके 2 अंग हैं। फिर प्रोजेंसेफेलॉन के 2 अंग बने, टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। ये सेफलॉन करके हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये थोड़ा सा कठिन है, मतलब नाम कठिन है इसके, सरल नहीं है। तो प्रोजेंसेफेलॉन बना, उससे 2 बने, टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। तो अब जो ऊपर वाला था, देखिए ये देखिए लिखा हुआ ना एक्टोडर्म, जो ऊपर हमने बनाया था वो एक्टोडर्म था, उससे बना हुआ। तो एक सिंगल वाली जो पतली ऊपर वाली थी ना, उससे बनी है। अब ये क्या कर रहा है, उनसे बना प्रोजेंसेफेलॉन। तो प्रोजेंसेफेलॉन के 2 भाग हो गए, टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन से क्या बना, ये आपको जो ये कैविटी है, कैविटी बन गई, ठीक है? तो कैविटी डेवलप हुई पहले, फिर क्या हुआ, डायनसेफेलॉन बना। तो डायनसेफेलॉन जो है सेकंड उसी से बना, प्रोजेन से। इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस और भी है 2-4 छोटे छोटे, लेकिन मेन है थैलेमस और हाइपोथैलेमस का विकास इससे हुआ। ये दोनों मिलकर सेरेब्रल हेमीस्फीयर की रचना करते हैं। जो हमारे तरफ ब्रेन के 2 भाग मान लीजिए ना, ब्रेन ऐसे 2 भाग है ना, एक इधर Yes, sir. और एक बायां एक दायां। तो ये Yes, sir. हेमीस्फीयर कहलाते हैं ना। हेमीस्फीयर माने 2 गोलार्ध। जैसे हम लोग नक्शा देखे थे मैप वाला में, उसमें देखते थे गोलार्ध है, ग्लोब, ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब, ग्लोब की तरह। तो ये एक गोलार्ध, ये एक ये। तो वही 2 हेमिस्फीयर की रचना इन्होंने किया, दोनों मिलकर इन्होंने किया। टेलेनसेफेलॉन ने कैविटी बना दिया और उसने थैलेमस और हाइपोथैलेमस अंदर डेवलप कर दिया। अब एक पार्ट तो ये था, दूसरा पार्ट बना था उसका मीजेंसेफेलॉन। तो मीजन से एम से बना है, तो इसको समझ लीजिए इससे क्या मिड ब्रेन बन गया। मीजेंसेफेलॉन से ब्रेन, मिड ब्रेन बना। एम से मिड ब्रेन, मीजेंसेफेलॉन से मिड ब्रेन। फिर तीसरा भाग बना रोम्बेनसेफेलॉन। तो रोम्बेनसेफेलॉन से फिर 2 बने, एक मेटेनसेफेलॉन बना और एक माइलेनसेफेलॉन बना। तो मेटेनसेफेलॉन से क्या हुआ, पॉन्स, नीचे वाले पीछे वाले ना, तो नीचे वाले में पॉन्स का जन्म हुआ और दूसरे वाले में माइलेनसेफेलॉन, वो माइलेनसेफेलॉन से मज्जिका, मेडुला का निर्माण हुआ। अब ये दोनों ने मिलकर क्या किया, पोन्स और मेडुला ने दोनों मिलकर के सेरेबेलम की रचना कर दिया। इस तरह ये डेवलपमेंट का प्रोसेस बता रहे हैं कि पहले बना आपका, ऊपर के 3 लेयर थी, तो 3 लेयर के सबसे जो आउटर लेयर थी उससे ब्रेन बना है। तो हमेशा समझिए कि जो आउटर लेयर थी उससे ब्रेन बना है हमारा। फिर उन्होंने क्या किया, उसी के 3 अंग थे जो बना वो एक्टोडर्म से, उसी के 3 बने, एक टेलेनसेफेलॉन, एक मीजेनसेफेलॉन, एक रोम्बेनसेफेलॉन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो प्रोजेनसेफेलॉन से 2 बने, टेलेनसेफेलॉन उससे बना आपके दोनों गुफाएं बन गई, गुफाएं माने कैविटी। और फिर डायनसेफेलॉन से थैलेमस और हाइपोथैलेमस बन गया। फिर दोनों ने मिलकर के, ये दोनों इसी में, ये सेमी, ये है आपका 2 हेमिस्फीयर बन गए सेरेब्रल। अब मीजेनसेफेलॉन ने बनाया मिड ब्रेन, और फिर रोम्बेनसेफेलॉन से बना 2 मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। तो मेटेनसेफेलॉन से पॉन्स बन गया और माइलेनसेफेलॉन से मेडुला बन गया। फिर दोनों मेडुला और पॉन्स ने मिलकर के सेरेबेलम बना दिया। ये तरीका है। अब कैसे, देखिए ब्रेन का थोड़ा सा इमेज आपको दिखा दें। देखिए ये है ना, ये बढ़िया है ना। ये देखिए ऊपर बाहर की तरफ जो कवरिंग है ग्रे मैटर है और ये व्हाइट मैटर है। व्हाइट सफेद सफेद दिख रहा है ना, तो सफेद सफेद दिख रहा है, यहाँ पर हमारी एक्सॉन पड़ी होंगी और यहाँ पर हमारे क्या पड़ी होंगी, सेल बॉडी पड़ी होंगी। और जहाँ यहाँ पे देखिए ग्रे मैटर है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे तो वही है, यहाँ भी वही सेल बॉडी पड़ी है, यहाँ भी सेल बॉडी, ये भी है आपका, ये जो है सेरेबेलम, ये भी है। आगे और कहीं देखे मिल जाए, देखिए हाँ, ये तो ये देखिए इस तरह। अब आपका जो है
इसको दिखाने के देखिए, इसमें देखो, अब ये जो पूरा एरिया है, तो ये आपको दिख रहा होगा ना, ऊबड़ खाबड़, आपने देखा ना अखरोट, जी सर। अखरोट में ऊपर नीचे बना रहता है ना, बिल्कुल अखरोट की आकृति का है ये। अखरोट में भी बीच में एक लेयर होती है, दोनों तरफ बने होते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे बने हुए हैं, जो मतलब ऐसे जैसे एक तिरपाल होता है ना, तिरपाल देखा, जी सर। लंबा चौड़ा होता है। अब उसको जब मोड़ते हैं तो कैसे मोड़ते हैं, यूं लाएंगे, फिर लाएंगे, फिर 4 परत करेंगे, फिर 2 परत करेंगे, फिर 1 परत करेंगे, अंत में 1 परत करके रख देंगे। तो जो बड़ा सा तिरपाल होगा 100 मीटर का, उसको 1 मीटर से कम में पूरा आके रख जाएगा। तो वैसे ही एरिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे ब्रेन तो कैविटी तय हो गई कि इतनी बड़ी कैविटी है, उस कैविटी में अधिक सूचनाएं लाने के लिए क्या किया जाए इंजाम, तो प्रकृति ने ये किया कि उसको ऊपर नीचे, है ना, तो ऊपर नीचे करके कर दिया कि एक नीचे एक ऊपर, तो जितनी इंफॉर्मेशन थी वो उसमें कलेक्ट हो गई। ऐसा हम लोगों ने एक अरेंजमेंट और भी कहीं किया था, शायद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी किया था इस तरह का अरेंजमेंट हम लोगों ने, वहां भी हम लोगों ने किया था। कौन, वहां बिलाई थी, उसका एरिया सरफेस बढ़ाने के लिए कि वो अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करे, उसके लिए किया गया था। तो ऐसे ये इस तरह का बना हुआ है। तो इन्हीं को क्या है, अब आप उसको पढ़ें, इसको पहले देख लीजिए। ये जो नीचे वाली है, तो उसमें एक उभार होता है और एक दर्रे होते हैं, बस ये बताना है इससे इस चित्र से, उभार होते हैं और दर्रे होते हैं। तो इन्हीं उभार और दर्रों के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर अन्य प्राणियों में विभिन्न आकारों भार के हैं, किंतु मानव सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर 1.5 से 4.5 मिलीमीटर मोटी न्यूरॉन परतें, न्यूरॉन की परत, जो हमारे न्यूरॉन की परतें हैं वो कितनी मोटी है, देख लीजिए, 1.5 से 4.5 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर मत लिखिएगा, मिलीमीटर है, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स माने ये हमारी न्यूरॉन की परतें हैं और कॉर्टेक्स है, इसलिए इसमें हमारी पाई जाएंगी क्या, सेल बॉडी पाई जाएंगी। इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्षेत्र निरंतर विकसित होता रहता है। क्यों, जन्म से लेकर के जो है, तो आपके जो जितनी हुई, तो ऐसा नहीं है कि बनती नहीं है, विकसित होता है, बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, ठीक है, उसमें अधिक इंफॉर्मेशन आती रहती है। लेकिन ये नहीं होता है बड़ा बड़ा होगा और इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन नया कोई न्यूरॉन नहीं बनेगा। जितने न्यूरॉन आपको जन्म के समय मिल गए, उतने न्यूरॉन रहेंगे। ये समझ में आ रहा है? न्यूरॉन नहीं बढ़ते, न्यूरॉन की संख्या नहीं बढ़ती, क्योंकि उनमें रिजनरेशन नहीं है। लेकिन क्या होगा, वो जो है उनमें सूचना अधिकारी वो विकसित होंगे, जैसे ग्रोथ होगी ना, तो विकसित तो होंगे, नए नहीं बनेंगे। एक हमारा शरीर बना तो शरीर बढ़ता रहा, वो तो ठीक हो गई, लेकिन वो जो रिजनरेशन है वो नहीं हुआ, ठीक। इसका सतही क्षेत्र क्रेनियल कैविटी की तुलना में 4 गुना अधिक है। क्रेनियल कैविटी तो इतनी है, उसकी तुलना में 4 गुना इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए इसको क्या किया गया है, सेल्स दर्रों, दर्रे माने नीचे, दर्रा नहीं होता, आप देख लेते हो दर्रा है, तो दर्रा नीचे, अनियमित दर्रों, सलसाई इसको बोलते हैं, और चोटियां गायरी। तो गायरी और सलसाई में इसको डिवाइड कर देते हैं परत में। तो परत वाला नीचे चली गई तो नीचे परत हो गई, ऊपर वाला मोटा हो गया, तो वही। सामान्यतः सल्कस में, सल्कस माने सल्कस माने सलसाई का ही वो है, सल्कस जो है वो सिंगल वो है, और ये प्लूरल है। सलसाई जो है कई सलसाई, कई सल्कस, सलसाई हो जाएगी।
कॉर्टेक्स की मोटाई कम होती है और गायरस में कॉर्टेक्स अधिकतम क्या हुआ? है। सलसाई का मतलब क्या हुआ? सलसाई माने प्लूरल हो गया, बहुवचन। कई, सल्कस एक और सलसाई कई, है ना। और जैसे यहाँ गायरी है, चोटियां माने गायरी, यहाँ गायरस, जायरस। तो जायरस और जायरी, जायरी माने कई और जायरस माने एक। अब इसमें जायरस में कॉर्टेक्स अधिकतम 4.5, जो ऊंचा वाला, जो नीचे वाला है, जायरस माने क्या हुआ, दिखे दिखा ना, चोटियां, चोटी में मोटाई बढ़ जाएगी ना, ऊपर की तरफ होगी तो मोटाई बढ़ जाएगी, तो उसमें 4.5 मिलीमीटर मोटा है। और तो हम लोग यहीं पर अभी रोक तो देते ये हैं। दी हुई है, इसको कैसे समझेंगे? हैं? ये जो नंबरिंग दी हुई है ब्रेन के उसमें, उसको कैसे समझेंगे? हाँ समझ जाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। आगे लिखा है ना, इसमें बताया हुआ ना। अभी यहीं तक हम लोग जो है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। जो है इतना इतना मोटा होता है, यहाँ तो हो जाए, इसके बाद हम लोग आगे इसको फिर पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है इसको वीडियो को प्रसारित करेंगे, एक दूसरे को अवगत कराएंगे और इसकी डिस्कशन भी करेंगे। और अपनी विधा को प्रसारित करने का अर्थ ये है कि हम ये अपनी विधा को सब लोग उसका यूज कर सकें, अपने घर परिवार के लोग यूज कर सकें, सब लोगों को अवगत करा सकें, ट्रीटमेंट कर सकें। इन्हीं के साथ हम लोग जो है आज ये भी हम लोग, और तभी हम लोग सार्थक कर पाएंगे अपने जो संस्था का हमारा मोटो है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विराम देते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे। कल छुट्टी